सभी साथियों का आज की जूम मीटिंग में मैं स्वागत करता हूं। 3 मिनट का टाइम अभी हमारे पास में ऑलरेडी है। तो जितने भी साथी हमारे बीच में अभी जुड़े हुए हैं, सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, सभी साथी अपनी पूरी टीम के पास जो हैं वो कॉल करेंगे, ताकि राइट टाइम पे हम अपनी जूम मीटिंग की शुरुआत कर सकें। जितने भी साथी हमारे पास में अभी हैं, और सभी से मैं चाहूंगा कि सभी साथी एक बार अपनी पूरी टीम के पास में कॉल करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर आज हम बातचीत करेंगे आप लोगों के साथ में। तो जितने भी साथी अभी तक हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, सभी से मैं चाहूंगा कि सभी साथी अपनी पूरी टीम के पास एक बार कॉल करेंगे। बहुत बढ़िया दादा। वेलकम दादा। बूंदी आ गए क्या आप? अभी बूंदी आ गए हैं या फिर आ, अभी बंगाल में ही हो? पोस्ट बना दिया मैंने आपको। दादा बूंदी आ गए या फिर अभी वही हो, बंगाल में ही? संभव हो सके ना तो सर मैं चाहूंगा कि अपनी नहीं सर। वीडियो को। हाँ दादा। नहीं सर, अभी कलकत्ता ही हूँ। अच्छा, कलकत्ता में ही होगी। चलो बढ़ा दो बिजनेस को सर, बढ़िया तरीके से। हाँ, संभव उसके तो सभी साथी, उसमें मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार सभी साथी वीडियो को ऑन रखने का काम करेंगे। देखो, जब वीडियो ऑन होती है तो लगता है कि हाँ, सभी साथी अभी इस मीटिंग को देख रहे हैं। बलबीर जी ने अपनी वीडियो को ऑन कर लिया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बलबीर जी। और पीर शमवीर साहब का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि रमजान का महीना है और इसमें इफ्तार का समय होता है इसमें। और फिर भी आप हमारे साथ जूम मीटिंग में जुड़े हैं, तो उसके लिए मैं एक 82 645 90 714 इन सर से मैं चाहूंगा कि सर आप अगर अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे ना तो बहुत बढ़िया रहेगा। 82 645 90 714। अगर आप अपना नाम लिखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा सर। मैं सभी साथियों से चाहूंगा कि एक बार सभी साथी अपनी पूरी टीम की बार कॉल करेंगे। 8:05 हो गई है, राइट 6 बजे। 8:06 पर हम अपनी जूम मीटिंग की शुरुआत कर देंगे। चलिए सर, करते हैं हम अपनी जूम मीटिंग की शुरुआत। थोड़ा सा जब बीच में गैप आता है तो उसकी वजह से थोड़ा सा पड़ता है इफेक्ट संख्या के ऊपर, लेकिन कोई बात नहीं है। जिसको सीखना है वो जूम पे आएगा, जिसको नहीं सीखना है वो नहीं आएगा। और सभी साथियों का आज की जूम मीटिंग में मैं स्वागत करता हूँ। और आज कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर आप लोगों के साथ बातचीत करेंगे। पहला तो ये, जूम मीटिंग जो पहले अपने सैटरडे तक होती थी, अब इस जूम मीटिंग का टाइम हम मंडे टू फ्राइडे रखेंगे। जावेद सर के, खान सर के आदेश के अनुसार 5 दिन हम अपनी जूम मीटिंग यहाँ पर रखेंगे। बीच में अगर कोई कंपनी की तरफ से कोई जूम मीटिंग आती है तो उसको भी हम इसके अंदर जारी रखने का काम करेंगे। तो सभी साथियों का आज की जूम मीटिंग में स्वागत है। और हम कुछ और बातें आप लोगों के साथ में आज रखेंगे, जिससे आप अपने बिजनेस को तेजी के साथ में बिल्ड कर सकते हैं। तो लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं मैं आपको दूंगा। एक तो मैं सभी साथियों से चाहूंगा, मेरे हाथ में ये किताब है। ये थोड़ा सा वर्चुअल बैकग्राउंड की वजह से आपको दिखाई नहीं दे रही। पहली एक किताब है, मैं बता दूंगा नाम इसका, सुरेंद्र वत्स साहब की है ये। डायरेक्ट सेलिंग का विजेता भाग एक। ये दूसरी किताब है, डायरेक्ट सेलिंग का विजेता भाग दो। और एक किताब और है, डायरेक्ट सेलिंग का विजेता भाग नंबर 3। जितने भी साथी मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, मेरी इस जूम मीटिंग के अंदर उपस्थित है, मैं सभी साथियों से चाहूंगा कि तीनों किताबें आप निश्चित रूप से मंगाने का काम करें, और न केवल मंगाए बल्कि इन किताबों को पढ़ें भी। मैं अभी एक सप्ताह पहले मेरे पास में ये किताब आई है, और मोस्टली लगभग लगभग मैं विजेता पार्ट नंबर 2 लगभग इस किताब को मैं पढ़ चुका हूँ। और एक इससे पहले मेरे पास में किताब आई थी,
जिसके जो किताब थी आदरणीय एस अत्री साहब की, श्रीचंद अत्री जी की, वो बड़ी गजब की किताब है, लॉक्स एंड कीज। लॉक्स एंड कीज। उस किताब के बाद में मुझे, मैं, मेरी एक आदत है, बहुत सारी किताबें मैं पढ़ चुका हूं, और कई बार मैं, अपने मुख से कुछ अच्छा नहीं लगता, कई बार मुझसे बहुत सारे लोग पूछ भी लेते हैं कि सर ये सारी चीजें, ये जो नॉलेज वगैरह है, ये ये चीजें आपको मतलब कहाँ से प्राप्त होती है? ये नॉलेज जो है ना सर, ये सारी की सारी नॉलेज हमारे, मुझे जो है किताबों से प्राप्त होती है। और मैं, एक किताब है जिसका नाम है लॉक्स एंड कीज। जिन साथियों ने अभी तक नहीं पढ़ी है, मैं चाहूंगा कि उस किताब को जरूर पढ़े। लॉक्स एंड कीज, श्रीचंद अत्री की, बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर कोई किताब है लॉक्स एंड कीज, तो वो जरूर से जरूर पढ़ें। अमेजन पर वो उपलब्ध है। अगर आपको ना मिले तो मुझे कॉल कर सकते हैं आप, मैं इसको मंगवा दूंगा। दूसरी किताब है श्री, ये आदरणीय वत्स साहब की, लॉक्स एंड कीज के बाद में मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो दिल को छूने वाली किताबें है ना, दूसरी वत्स साहब की लगी है। क्योंकि ये नहीं है कि आरसिंह करते हैं इसलिए मुझे अच्छी लगी है, मैं इसलिए करता हूं क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज वो बड़ी सिंपल है। एक साधारण भाषा में इन्होंने बिल्कुल अच्छी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, पार्ट नंबर 1 में इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बता रखा है। पार्ट नंबर 2 में इन्होंने गोल के बारे में बता रखा है, प्रेजेंटेशन के बारे में बता रखा है, प्लान प्रोजेक्शन प्रेजेंटेशन आपको कैसे करनी है, सेल्स के बारे में बता रखा है, और जीवन में किताबों का क्या महत्व है उसके बारे में बता रखा है, और गोल के बारे में इन्होंने बिल्कुल खुल करके बातचीत हमारे सामने कर रखी है। तो सभी साथी इन दो किताबों को पढ़े। तीसरी एक किताब जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, पहली किताब मुझे अच्छी लगी है लॉक्स एंड कीज, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, सभी अच्छी हैं, और लॉक्स एंड कीज उनमें से सबसे शानदार किताब मुझे लगी। दूसरी सुरेंद्र वत्स की। तीसरी एक किताब इनके बराबर जो मुझे लगी थी वो था लक्ष्य, ब्रायन ट्रेसी की। लक्ष्य, ब्रायन ट्रेसी की वो किताब है, बहुत गजब की किताब है सर। आपका, जिन साथियों ने उसको गौर से पढ़ा, दो दो तीन तीन पेज करके, उनका निश्चित रूप से लक्ष्य के प्रति जो विजय क्लियर हुआ होगा। एक किताब और है, चार किताबें मैं रिकमेंड करूंगा। एक किताबें और हैं, वो किताब है शिव खेड़ा जी की, नेटवर्क मार्केटिंग का विजेता कैसे बने। नेटवर्क मार्केटिंग का विजेता कैसे बने, वो भी बड़ी सिंपल भाषा में है, उसको भी आप पढ़ने का काम करें। अब मैं दूसरे पॉइंट के ऊपर आया था, ये पॉइंट मैंने लिख रखा था किताबों के बारे में। दूसरे पॉइंट के ऊपर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और उस दिन सरकार की तरफ से बड़े बड़े तोहफे महिलाओं के नाम दिए जाते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर पिछले महीने, पिछली साल 8 मार्च को बड़ी संख्या में महिला दिवस के ऊपर 24 से 25 हजार डायरेक्ट सेलिंग महिलाओं को आदरणीय राजनाथ सिंह ने, पीयूष गोयल ने, स्मृति ईरानी ने, और विपुल गोयल, एक राजनाथ सिंह था, पीयूष गोयल था, और स्मृति ईरानी, 3 बड़े मंत्रियों ने संबोधित किया था। इस बार फिर 8 मार्च को 2 दिन पहले एक बड़ा प्रोग्राम इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम के अंदर हुआ। उस प्रोग्राम के अंदर बड़ी संख्या में 15 से 20 हजार डायरेक्ट सेलिंग महिलाओं को संबोधित किया। किसने? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने, संगी ने, और एक शायद झारखंड के, यानी पता नहीं कहां के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसको संबोधित किया, और बड़ी संख्या में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां पर मौजूद थे। और बहुत सारी वीडियो आपने भी देखा होगा, उसमें आदरणीय पीसी सावड़ा सर भी थे। उसके ऊपर मैं आज एक व्यक्ति से बात कर रहा था, मैं थोड़ी सी मेरी बात को सिंपल मत मानना, आप उसको थोड़ा सा गहराई से लेकर के जाना। बोलूंगा मैं थोड़ा आराम आराम से, लेकिन थोड़ा सा इसको मैं कुछ विजन आपका क्लियर करना चाहता हूं। आप एक चीज सोच के देखो सर, सरकार कितनी ज्यादा सीरियस है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के। आज से राजकुमार जी को भी याद होगा, 7-8 साल का 2007 और 8 का दौर था। एक चीज बोली जाती थी कि एक समय ऐसा आएगा जब ये बिजनेस हमारी शिक्षा का हिस्सा बन जाएगा। राजकुमार जी याद है, बोलते थे ना ऐसा, कि जब आपको बच्चे किताबों में इसको पढ़ा करेंगे, ये बोला करते थे। बलवीर जी को भी याद होगा, ये कहा करते थे कि हमारी शिक्षा का हिस्सा बन जाएगा। और मुझे वो अभी भी एक वीडियो बाकी है,
अभी भी एक यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है आदरणीय दिनेश चौधरी जी। उसमें दिनेश चौधरी जी 2010 की वो वीडियो है दिनेश चौधरी जी की। उसमें दिनेश चौधरी जी ने बोला था कि 2025 तक ये बिजनेस करना मजबूरी हो जाएगा, क्योंकि सरकार इसको प्रमोट करना शुरू कर देगी। और मुझे याद है कि इंतजार करते थे कि 2025 कब आए, जब सरकार इसको प्रमोट करेगी और ये हर व्यक्ति की बिजनेस करना मजबूरी हो जाएगा। आज आप देखो सर, आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को, यानी कि आरसीएम जैसे बिजनेस को आज सरकार प्रमोट कर रही है। आज दिल्ली का मुख्यमंत्री बोल रही है, दिल्ली की मुख्यमंत्री, कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग से बहुत सारी महिलाओं ने अपने आप को लखपति बनाने का, करोड़पति बनाने का काम किया, और अपने चूल्हे चौके को छोड़कर अपने क्षमता को बनाने का काम इन्होंने किया। स्मृति ईरानी जी भी बोल रही हैं, और वहां पे दूसरे एमएल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए, वो भी बोल रहे हैं। टीसी छावड़ा सर का भी 15 से 20 मिनट का संबोधन वहां पर हुआ। तो मुझे, जब ये मैं देख रहा था, तो मुझे पुराना समय याद आ रहा था कि जब वो 2010-11 के अंदर एक चीज बोली जाती थी कि मेरे भाई, आज समाज तो या तो इस बिजनेस को समझ लो, यानी आने वाले टाइम में बिजनेस करना आपकी मजबूरी होने वाला है। देखो, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको शायद अभी भी समझ में नहीं आएगा। तो किसी व्यक्ति के सामने आप कितना भी बोलो, जिसका विजन क्लियर है उसी को समझ में आएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये आज भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन कुछ लोग होंगे, इतने सारे लोगों को समझाए तो इतने लोगों को समझ में आएगा। और मैं बड़ा लक्की और सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को, और आप लोगों को भी बड़ा लक्की और सौभाग्यशाली मानता हूं कि आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा, जो कॉन्सेप्ट आने वाली एजुकेशन पॉलिसी का एक हिस्सा बन चुका है। आज एमकॉम के सिलेबस में से, आज बीकॉम के, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बीकॉम के सिलेबस में नेटवर्क मार्केटिंग से करवाई जा रही है। बीकॉम के सिलेबस में आज ये डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट लागू हो गया है। एमकॉम के सिलेबस में डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट लागू हो गया है। आज पीएचडी तक की डिग्रियां भी डायरेक्ट सेलिंग से करवाई जाने लगी है। पीएचडी तक की डिग्रियां भी डायरेक्ट सेलिंग से करवाई जा रही है। एक वीडियो आपने देखा होगा, वो लड़का किस प्रकार से बोल रहा था यूके के अंदर, आज मुझे ये डायरेक्ट सेलिंग का डील प्राप्त हुआ है। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर यूनिवर्सिटी शिलोंग, जिसने अपने सिलेबस के अंदर बाकायदा अलग से इसको डाल दिया है। मैं हरियाणा की बातचीत करूं तो हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है एमडीयू, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। उसने बाकायदा महिलाओं के लिए अलग से कैंपस बना दिया। आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अलग से बिल्डिंग बना दी है स्किल डेवलपमेंट के लिए। मेरे को अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरा बेटा अभी +2 का एग्जाम दे रहा है, तो मेरे को एक व्यक्ति ने कहा कि सर, अगर आप, बेटा +2 तो करेगा इस साथ साथ में, क्यों +2 के बाद में पूछते हैं क्या करवाना चाहिए बेटे को, अब वो मेडिकल से है। तो उसने मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि सर, आप इसके साथ साथ में ना स्किल का डिप्लोमा जरूर करवाना, क्योंकि आप जिस फील्ड से है ना, उसके अंदर स्किल बड़ी जबरदस्त काम करेगी। और हालांकि दिमाग में मेरे ऑलरेडी था पहले से कि मुझे इसका स्किल का डेवलपमेंट, स्किल में क्या चीजें आती हैं, स्किल में आता है कम्युनिकेशन, आपकी बातचीत का तरीका, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका हाल भाव चाव, बोलना सीखना चलना, ये सारी चीजें आती हैं। यानी कि आप देखो कि आज पूरा पूरा ग्लोबल चेंज हो रहा है इस बिजनेस के प्रति। आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां, आज बड़े बड़े लोग इसकी तरफ, इस बिजनेस की तरफ देख रहे हैं। आज फिक्की और केपीएमजी जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं, जो आने वाले टाइम में किस बिजनेस का बूम होने वाला है वो बताते हैं। वो कुलकारियां चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि आने वाला टाइम किसी को दिखाई दे या ना दे, आने वाला टाइम डायरेक्ट सेलिंग का होगा। आने वाला समय सीधी बिक्री प्रणाली का होगा। लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट खरीदना पसंद करेंगे और अपने बिजनेस को बढ़ाने का काम करेंगे। लोग डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करेंगे, लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने का काम करेंगे। यानी कि लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, और फिर भी कुछ लोगों को समझ में आता है और कुछ लोगों को समझ में नहीं आता। ये प्रकृति का नियम है। आप कितनी भी अच्छी से अच्छी बातचीत करो, एक कविता बड़ी अच्छी आती थी पुराने टाइम में, किसी को याद है तो, कविता तो थी, उसमें बोल रहा था, कवि बोल रहा था कि आज मैंने सुबह से लेकर शाम तक सच्चाई बोली, लेकिन मेरे को मेरी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया, और जब मैं सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलता था तो हर कोई मेरी बात पर विश्वास करता था। ये प्रकृति का नियम है मेरे भाई।
आप कितना भी अच्छा किसी को बताने के लिए निकलोगे तो कुछ लोग ही आपकी बातों पर विश्वास करेंगे, कुछ लोग आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। आदरणीय विजय वरोदिया सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि महात्मा गांधी देश की आजादी को 200 वर्ष लगे, चंद लोग थे जिन्होंने निर्णय लिया था कि हम देश को आजाद करवाने का काम करेंगे, लेकिन देश की आजादी को फिर भी 200 वर्षों का समय क्यों लगा? क्योंकि चंद 100 लोगों को जब बताने के लिए निकलते थे तो कुछ लोगों को समझ में आता था। वो चुटकी बजा करके विजय जी बताते हैं ऐसे कि कुछ लोगों को समझ में आता था कि अंग्रेज गोरे लोग हमारे को लूट रहे हैं, ये लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पता नहीं कितनी क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया, और 200 वर्षों तक अंग्रेज लोग अपने पर शासन करते रहे। और अंत में आकर के क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी अगर 100 लोगों को बताते थे तो 100 में से एक या दो को समझ में आता था। आप कैसे मान सकते हैं कि अगर आप आरसीएम रूपी जो कॉन्सेप्ट, एक व्यक्ति को आज मैंने वीडियो दिखाया बलबीर जी, मैंने कहा ये देखो आज डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर देश के इतने मंत्री बोल रहे हैं, तो उस व्यक्ति का पता क्या जवाब था? बोला सर ये तो बोलेंगे। मैंने कहा क्यों बोलेंगे? बोला सर इनको तो वोट चाहिए। इनको तो बोला वोट चाहिए। मैंने कहा यार एक बात बताओ, आज इन बोला क्या ये तो इनको तो वोट चाहिए। बोला सर जिस जहां पर ज्यादा वोट दिखाई देगा ये तो उसकी प्रमोशन करेंगे। तो मतलब आप ना किसी व्यक्ति को कितना भी, मैंने दे की बात सोचा कि आप इसको कितना भी अच्छा, मैंने कहा चलो ठीक है इनको तो वोट चाहिए। मैंने फिर उसको फेसबुक से इसमें वीडियो निकाल करके दिखाया, एक बच्चा कैसे पीएचडी तक की डिग्री ले रहा है। मैंने कहा ये भी फेक है क्या? बोला ये तो चलता रहता है, पता नहीं कितने लोग आईपीएस की तैयारी करते हैं, कितने लोग ये करते हैं वो। मतलब आप ना किसी व्यक्ति को कितना भी अच्छा समझा लो, कई लोग ऐसे होंगे जिनको वो चीज समझ में नहीं आएगी जो उसको समझना चाहिए। मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। कई बार एक व्यक्ति मरण अवस्था में था, यानी कि मरने की अवस्था में था, थोड़ा थोड़ा सांसें चल के कुछ देख भी रहा था, कुछ बोल भी रहा था, लेकिन उसके प्राण नहीं निकल रहे थे। तो उसका बेटा बड़ा तंग हुआ कि पापा है, कई बार क्या होता है कोई व्यक्ति जब बेड पे होता तो हम ये सोचते हैं भगवान इसको उठा ले, कम से कम इसको जीवन को संगवा ले, कम से कम बहुत ज्यादा दुख पा रहा है। तो एक व्यक्ति, उसका बेटा था, वो बड़ा तंग हुआ और उसके पिताजी का जो मित्र था उसके पास में चला गया। उसके पिताजी तो मरावस्था में, पितर के पास में चला गया। बोला अंकल जी नमस्कार। बोला नमस्कार। बोला तेरे पापा जी का क्या हाल है? बोला जी ऐसे ही है, अब तो भगवान उसको उठा ले ना, अल्लाह खुदा उसको उठा ले तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो उसके अंकल ने बोला कि तेरे पापा जी को अल्लाह खुदा गॉड वाहिगुरु कैसे उठा ले? तेरे पापा ने तो कभी भगवान का नाम ही नहीं लिया। तो उसने को कितनी बार समझाया, कभी उसने भगवान का नाम ही नहीं लिया। तो बोला जी फिर क्या करूं? बोला जी ऐसा है कि तेरी जो उसके मुख से भगवान का नाम लिखवा दे, राम राम बुलवा दे, वो उसके प्राण निकल जाएंगे। बोला जी राम राम तो कौन बोले? तो बोला नहीं बोलेगा तो भाई जय, तब तो इच्छा है उसकी। तो बोला फिर कैसे बोल सकता है बताओ? बोला तेरी बुआ का नाम राम रति है। वो जब उसके पास में जाएगी अपने भाई को मिलने के लिए, जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है तो रिश्तेदार मिलने के लिए आते हैं, और जब वो उसके मिलने के पास जाएगी तो उसको बोलेगा हाँ भाई रामरती, सिर पुचकारेगा, हरियाणा में कहावत है, सिर पुचकार के बोलेगा हाँ भाई रामरती, ठीक है घर परिवार। तो बोला बोलेगा तो राम का नाम मुख से निकल जाएगा तो उसको प्राण निकल जाएंगे। उसने अपनी बुआ को बोल लिया। बोला बुआ जी ये बात है, और ये राम रामरती है, भगवान का नाम लेगा तो प्राण निकल जाएंगे। वो आया, सिर पुचकार दिया, उसने रामरती नहीं बोला। बोला हाँ बेबे ठीक है, घर परिवार ठीक थे ना, राम का नाम रामरती वहां पर भी बोल लिया। वो लड़का चक्कर में फिर आ गया। बोला फिर अंकल के पास में गया। बोला अंकल जी। बोला हाँ जी। हाँ बेटा। बोला अंकल जी नहीं लिया। सिर पुचकार कर बोला हाँ भाई तेरा घर परिवार ठीक से है। बोला भाई मैं तो पहले बोल रहा था ये राम का नाम लेगा ही नहीं। फिर भी कोई बात नहीं, तेरे फुफ्फे का नाम ना राम स्वरूप है, और तेरे फुफ्फे को बुलाओ, वो जो मिलने के लिए आएगा तो बोलेगा वो राम स्वरूप ठीक है, घर परिवार ठीक है। तो उसने फुफ्फा भी बुला लिया। तो आके ने बोला कि वो रिश्तेदार ठीक है, घर परिवार, राम स्वरूप फिर भी नहीं बोला, तंग हो गया। तीसरी बार फिर अंकल के पास गया। बोला अंकल जी राम स्वरूप भी कुछ बोला। बोला भाई हम चार मित्र थे, चारों गंभीर मित्र थे, और चारा मत एक का नाम है राम भगत, और राम भगत ने ले जा और उन लोगों को कहा भाई राम भगत,
ठीक से तेरे पापा का नाम भी ले होगा और आगे तो नोगा तेरे पापा नोगा दो राम भगत भाई, ठीक से घर परिवार तो चला गया। जाके ने राम भगत नहीं बोला, आ बे भगता, राम भगत नहीं बोला, आ बे भगता, अपने गांव में सोच भगता बोलते हैं। ठीक से घर परिवार वो तंग फेर लिया छोरा। वो चौथी बार चला गया, नीला पाप बोला था अंकल है, बुआ बुला ली, फूफा बुला लिया और आपका मित्र बुला लिया, तीनों बुला लिए, इतना तो राम का नाम ही कुल लेना। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके मुख से आप कितना भी अच्छा बता लो, ये शिक्षा का हिस्सा बन गया है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा बन गया है। आज एमकॉम के सिलेबस में, एमबीए के कोर्सेज में पीएचडी तक की डिग्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करवाई जाने लगी है। आज देश का प्रधानमंत्री इसके बारे में बोल रहा है, आज देश का शिक्षा मंत्री इसके बारे में बोल रहा है, आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां इसके बारे में बोल रही हैं, आज पूरा ग्लोबल वर्ल्ड का ग्लोबल एजेंडा इसके बारे में बोल रहा है, आज बड़े बड़े अर्थशास्त्री किताबें इसके बारे में बोल रही हैं, पूरा पूरा मतलब आर्थिक स्थिति बोल रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आप कितना भी अच्छा, कितना भी बढ़िया, कितना भी शानदार समझा लो, लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा। ऐसे लोगों से अपने को डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों के पास में अपने को डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों के पास में अपने को डरने की जरूरत है। केवल आपको क्या काम करना है, आपको आरसीएम को, मैं एक चीज आज मैं स्लाइड क्यों नहीं दिखा रहा हूं, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कई बार मैं स्लाइड से माध्यम से ही ज्यादातर मीटिंग लेना पसंद करता हूं, क्योंकि एजुकेशन का जमाना जा चुका है, शिक्षा का जमाना जा चुका है। अब तो केवल आरसीएम में पागलपन के साथ में काम करने का समय है, शिक्षा तो अपने आप मिलती चली जाएगी। जितने ज्यादा फील्ड में, मैंने आज एक वीडियो में देख रहा था, हर रोज मेरी वीडियो देखने की आदत है, तो एक वीडियो में बड़ा गजब तरीके से राकेश सोनू शर्मा बोल रहा था कि अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो एक ही एजेंडा है, एक ही काम है, वो है फील्ड। फील्ड से बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता, सारी चीजें आपको फील्ड से आएगा। फील्ड बताएगा आपको किस प्रकार के लोग मिलेंगे, फील्ड बताएगा किस प्रकार से आपको काम करना है, फील्ड बताएगा आपको कैसे आगे बढ़ना है, फील्ड बताएगा आप क्यों कामयाब हो गए, किस प्रकार के धक्के। जैसे हम अपने छोटे बच्चों को बोलते हैं, कई बार मैं भी बोलता हूं अपने बेटे को कि बेटा ये समाज है ना, इस समाज के जब थपेड़े तेरे को लगेंगे ना, तब तेरे को पता चलेगा ये समाज कैसा है। जब हमारे को फील्ड के थपेड़े लगेंगे ना, तब हमारे को पता चलेगा प्लान कैसे दिखाया जाता है। जब लोग ना करेंगे, ना ना करते प्यार तुम इससे कर बैठे, जब लोग मना करेंगे फिर भी हम फील्ड में दौड़ेंगे, तब पता चलेगा फील्ड कैसा। इसलिए अपने आप को फील्ड का गुरु बना दो। जितने ज्यादा अपने आप को फील्ड में रखोगे, उतना ही बड़ा आप बिजनेस कर पाओगे। जिस व्यक्ति ने फील्ड को छोड़ दिया, जिस व्यक्ति ने फील्ड को छोड़ दिया, जिस व्यक्ति ने फील्ड को छोड़ दिया, वो व्यक्ति जीवन में के अंदर किसी भी क्षेत्र में बड़ा नहीं कर पाया। एक टीचर है, एक टीचर ने किताबें, हर रोज चीज अपडेट होती रहती हैं, एक टीचर ने किताबों को पढ़ना छोड़ दिया तो बच्चों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, तो किताबों को पढ़ना छोड़ने से उसकी नॉलेज कम हो गई। इसलिए अगर बिजनेस के अंदर बड़ा काम करना चाहते हो ना सर, तो सबसे बड़ा जो गुरु है ना, वो आपका फील्ड है। वो फील्ड है जो आपको सरताज बनाएगा। अगर आरसीएम में मिलने को, जब से मैंने, सुनील कुमार सूरज जी हैं, एक एमराल्ड अचीवर है बिहार से, अभी वो स्टार एमराल्ड जा रहा है, उसको सर वो बिल्कुल अनपढ़ अंगूठा टेक आदमी है, तो कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन सिर्फ एक चीज है, वो बोलता है कि मेरी अपलाइन ने जो मुझे कहा मैं वो करूंगा। लोग क्या करते हैं कि मेरी अपलाइन ने बोला कि जूम से जुड़ो, तो मैं नहीं जुड़ूंगा, नहीं जुड़ूंगा, मैं तो बहुत कुछ हूं, मुझे तो सब कुछ आता है। जबकि उस चीज से आपकी आपकी अप्लाई निकल चुकी है। जितना ज्यादा अपनी टीम को आप जूम से जोड़कर रखोगे, आपका बिजनेस उतना ही आगे बढ़ेगा। जिस व्यक्ति ने जूम को छोड़ दिया, जिस व्यक्ति ने फील्ड को छोड़ दिया, फील्ड और जूम और फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल जो नॉलेज है, वो आपको बिजनेस के अंदर बड़ा काम करके लेके जाएगी। आज इस 21वीं सदी के दौर में अगर हमने वर्चुअल चीजों को छोड़ना शुरू कर दिया, डिजिटलाइजेशन को छोड़ना शुरू कर दिया, तो हम बड़ा कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए डिजिटलाइजेशन को पकड़ना पड़ेगा, फील्ड को पकड़ना पड़ेगा, और तब जाकर के हम बिजनेस के अंदर बड़ा कर पाएंगे। तो इसलिए मेरे भाई, आप अपने बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हो ना, तो अपने आप को फील्ड का गुरु बना लो, अपने आप को फील्ड का गुरु बना लो।
फील्ड का ग्रुप बनाओ और अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा साथियों को जूम मीटिंग में प्रमोट करना शुरू करो, ज्यादा से ज्यादा साथियों को जूम में लेके आने का काम करो। और जो भी टारगेट अपनी अपलाइन के द्वारा आपको दिया जाता है, टूट पड़ो उस टारगेट को लेकर के। जो भी टारगेट आपकी अपलाइन आपको देती है कि सर आपको मलेशिया टूर पे चलना है, तो आप टूट पड़ो। एक राकेश शर्मा, सोनू शर्मा की एक बहुत अच्छी वीडियो है कि काश अगर ऐसा होता, जब मेरे को पहली बार टूर मिला था, मैंने मना नहीं किया था, मैंने पहली बार में ही टूर को स्वीकार करके काम करना शुरू किया था। एक छोटा सा टूर मेरे बिजनेस को कहां से कहां लेके जाने का काम कर सकता है, वो आप समझते हैं। तो अपनी टीम, जो भी टारगेट आपके प्लाई ने आपको दे रखा है, उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए अपनी पूरी की पूरी ताकत आप लगा दो कि किस प्रकार से वो टारगेट पूरा होगा, किस प्रकार से मैं फील्ड के अंदर दौड़ूंगा, किस प्रकार से मैं बड़ा कर सकता हूं। अपलाइन से पूछो। अभी हिसार के अंदर एक बहुत अच्छा सेमिनार होने जा रहा है 23 तारीख का। सर एडवांस टिकट लेकर के उसकी तैयारी करो, एडवांस टिकट लेकर के उसकी तैयारी करो। अगर आपने एक चीज मैं बता देता हूं सर, कौन सी मुझे याद है, जब साबुद्दीन सर एक बहुत अच्छी बात बोलते थे कि 100 रुपए टिकट होती थी, बोला आप भी टिकटें लो, 2,000 रुपए उस व्यक्ति की जेब में डाल दो जिससे आपने टिकटें ली है, 2,000 रुपए उस व्यक्ति की जेब में डाल दो जिससे आपने टिकटें ली है, और उन 20 टिकटों को लेकर के फील्ड में उतर जाओ। तो ये बात साबुद्दीन सर बोलते थे कि अगर ये सोच लो कि 2,000 रुपए तुम्हारे खराब हो गए हैं, अगर आपने 6 महीने, 1 साल तक कंटिन्यू आपने ऐसा करना शुरू कर दिया, तो 1 साल के बाद, बोले साबुद्दीन खान वादा करता है कि 1 साल के बाद आपके कंधे के ऊपर रॉयल्टी की कोई ना कोई पिन होगी। क्योंकि वो कौन सी चीज आपसे काम करा, टिकट आपसे काम करवाएगी कि मेरे हाथ में 20 टिकटें हैं, अगर मैं फील्ड में नहीं उतरा तो इन 20 टिकटों का पैसा मेरे घर से लगेगा। तो अभी हिसार के अंदर बहुत अच्छा सेमिनार है 23 मार्च का। उस 23 मार्च के प्रोग्राम की आप तैयारी करो, 23 मार्च के प्रोग्राम को आप आगे लेके जाने का काम करो। और जितनी ज्यादा तैयारी आप उस सेमिनार की करोगे, आप अपने बिजनेस को उतना ही बड़ा कर पाओगे। तो दूसरा मैं पॉइंट पे आता हूं सर, 25 मई, 25 मई नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम है। आज एक ऑडियो अभी विजय जी की आई है, विजय विरोधिया सर की। इस ऑडियो में उन्होंने स्पष्ट बोला है कि टिकटें जाना शुरू हो गई है। फिर बाद में मुझे मत कहना कि सब मुझे टिकटें नहीं मिली थी, जिन साथियों को भी टिकटें चाहिए वो मुझे बता दे। तो मैं भी आपको ये कहता हूँ, नेक्स्ट जो टिकटें आपको चाहिए उनके बारे में आप एक बार बता दें, ताकि वो समय पर वो टिकटें आप तक पहुंचा सकूं। उनका पैसा मुझे 500 रुपए के हिसाब से आप डाल दें, और वो टिकटों का पेमेंट आने के बाद में आपकी टिकटें कंफर्म हो जाएंगी। जिस साथी की टिकटें मेरे पास, पैसा मेरे पास में नहीं आया, वो मुझे ये ना कहें कि सर कंफर्म है, मैं उनकी टिकटें कंफर्म नहीं कर पाया। जिनका पैसा मेरे पास में आ जाएगा उनकी टिकटें मैं कंफर्म कर दूंगा। तो मैं चाहता हूं सभी साथियों से, एक तो जूम को हम सबको पकड़ना है, फील्ड का बादशाह हम सबको बनना है, जो टारगेट अप्लाई ने दिया उस टारगेट को पूरा करना है, और सरकार बड़ी सीरियस है इस चीज को लेकर के। तो उस फील्ड में हम अपने आप को आगे लेकर के जाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ में आधा घंटा या 40 मिनट की हमारी हर रोज जूम मीटिंग रहा करेगी। मंडे से लेकर फ्राइडे तक ये जूम मीटिंग रहा करेगी। ज्यादा से ज्यादा साथियों को आप जूम पे लेके आने का काम करें और अपने आप को फील्ड में दौड़ाएं। और जितने साथी, जैसे मनीता जी हैं, बलवीर जी हैं, सुनीता जी हैं, ये हिसार से संबंध रखने वाले साथी हैं। हिसार के अंदर बहुत गजब का सेमिनार अभी एक होने वाला है। तो सभी साथी इसकी जबरदस्त तैयारी करें और अपने आप को, बिजनेस को और अपने आप को आगे लेके जाने का काम करें, टारगेट पर काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय आरसीएम।